Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edwards News Analysis. Today is 29th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards News Analysis जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, नाउ फर्स्ट न्यूज इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फाइटिंग करप्शन अंडर अटैक सीज पीएम. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो यहाँ पर करप्शन के लिए फाइट करती हैं, मतलब कि जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो करप्शन को यहाँ पे क्रैकडाउन करती हैं, उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करती हैं, आज के टाइम पर अगर हम देखें तो वो क्या है, अंडर अटैक है. उनके ऊपर क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है. अटैक इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं इनके ऊपर ये कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करती हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें करती हैं, इन्फोर्समेंट करती हैं किसी लॉ का. तो यहाँ पर जो फर्दर यहाँ पर आप कह सकते हैं विद इन आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन और आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे क्या चल रही, कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि किस तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन किया जाए सो दैट ये अपना जो वर्क है उसको अच्छे से यहाँ पर ना कर पाए. तो इसी के चलते यहाँ पे कहा, देखिए ये इतना ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पर क्या है कि जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं फाइटिंग करप्शन, वो बॉडीज़ जो यहाँ पर करप्शन को हटाने के लिए फाइट कर रही हैं, वो आज के टाइम पर हम देख रहे हैं क्या है, अंडर अटैक है. यहाँ पे जुडिशरी का भी ऑप्शन लिया गया है कि जुडिशरी जब भी अपना कोई वर्डिक्ट देती है ना, तो हमें पता है कि एक कॉइन के यहाँ पे टू फेसेस होते हैं. कोई उस वर्डिक्ट के, उस फैसले के फेवर में होगा और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में होंगे. तो यहाँ पर अगर कुछ भी अगर वर्डिक्ट दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा या कुछ भी, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डायरेक्टली उस पर अटैक किया जाता है. तो इन द लास्ट आप देख सकते हैं कि when investigative and enforcement agencies act against those wrapped in corruption, these agencies are attacked. When courts give verdict in insult to such people, courts and the judiciary are attacked. तो उसमें यही कहा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेटिव या इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जब भी वो क्या करती हैं, किसी भी करप्शन को रैप अप करती हैं, तो उनके ऊपर क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है. और जब ये केस पूरा जुडिशरी के पास जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी XY पर्सन है, यहाँ पर उसके ऊपर करप्शन के यहाँ पे चार्जेस लगे, अब ये जो पूरा केस है कोर्ट के पास गया, जुडिशरी के पास गया, जुडिशरी ने यहाँ पे क्या दिया, कुछ वर्डिक्ट दिया, तो उन पर भी क्या होता है, यहाँ पर अटैक किया जाता है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक तरीके से कह सकते हैं प्रॉब्लम है आज के टाइम पे. क्यों? क्योंकि इंडिया इस टाइम पे क्या है, अगर इंडिया की प्रेजेंट में सिचुएशन देखें तो हम अपना फुल पोटेंशियल जो है उसको रियलाइज कर रहे हैं. तो टुडे व्हेन इंडिया इज ऑन इट्स वे टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल, इट इज डूइंग so on the basis of a strong foundation. The foundation is our constitutional institution. तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या कर रहा है, अपना फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर रहा है. और ये जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, हमारा फाउंडेशन है. तो अगर इस तरीके की यहाँ पे ट्रेजेक्टरी होती रहती है तो ये क्या करेगा, इंडिया की जो ग्रोथ है उस पर यहाँ पर एक तरीके से अटैक करेगा, हिंडर का काम करेगा. ओके, तो वी हैव टू इंश्योर दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं इनके अगेंस्ट में, उसको हम यहाँ पर रोकें. आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है रॉ ओवर इंसिस्टेंस ऑन यूजिंग दही ऑन नंदिनी कर्ड सैशे. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि केरला, आप कह सकते हैं केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जो सदर्न कंट्रीज है, वहाँ पे क्या हुआ है कि जो दही का जो पैकेट आता है, शैशे आता है, उसमें क्या लिखा था, हिंदी से आप कह सकते हैं दही या फिर कर्ड लिखा है. अब यहाँ पे इसी के चलते यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो हिंदी लैंग्वेज है उसको मतलब कि फोर्सफुली इम्पोज किया जा रहा है इन अ सदर्न कंट्री, सदर्न साइड, जो हमारा इंडिया का सदर्न साइड है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो दही वर्ड है ये क्या है, एक हिंदी वर्ड है. यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो सदर्न साइड है, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, इवन जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन पर आप लोकल लैंग्वेज का यूज़ करिए. जो वहाँ पे सदर्न साइड में जिस भी दही को, जो भी वर्ड्स का यूज़ किया जाता है दही के लिए, तो आप उसका यूज़ करिए, ना कि हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ करिए. अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है. आप सभी को पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद से ही यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंग्वेज जो है बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. हमारे जो स्टेट्स हैं उनका स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, स्टेट जो हमारे बने वो किस बेसिस पे बने थे, लैंग्वेज के बेसिस पे बने थे. इसी के चलते हमारे यहाँ पे क्या आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था. अब उसके बाद जब यहाँ पर आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स थे, उससे पहले हमें क्या करना था, जो हमारा स्टेट है, जो इंडिया है, उसको यहाँ पे यूनाइट करने की बात की गई.
जब यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम इंडिया को कैसे यूनाइट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से यूनाइट कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पे कर सकते हैं या फिर रीजन के बेसिस पे कर सकते हैं, इथनिसिटी के बेसिस पे करें या क्लास के बेसिस पे करें या फिर कास्ट के बेसिस पे, और यहाँ पे लैंग्वेज भी एक फैक्टर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर फिर उसके बाद से ही 1947 के बाद से हमने यहाँ पे कहा कि लैंग्वेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। हमने यहाँ पे क्या किया, हिंदी को टारगेट किया। हिंदी को क्या कहा कि हिंदी क्या करेंगे, हम एक वन नेशन वन लैंग्वेज लेकर आएंगे। हिंदी से क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वो क्या होगा, यूनाइट होगा। अगर हम देखेंगे इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल भी है, आर्टिकल 351, जिसमें ये कहता है कि हमें क्या करना है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। ओके, बट यहाँ पे उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि मतलब जो लोग हैं इसके फेवर में नहीं थे, और इसी के चलते आपने देखा होगा यहाँ पे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट का, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जिसके थ्रू यहाँ पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लैंग्वेज है ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। किस तरीके से, लैंग्वेज के बारे में देखें तो लैंग्वेज क्यों इशू बन जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स में क्या किया जा रहा है, जो हिंदी है उसको इम्पोज किया जा रहा है। ओके, अब हमारा जो इस टाइम पे क्या है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला में क्या किया जाता है, आपका हिंदी, इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या जा रहा है कि नेटिव लैंग्वेज को हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। हमारी जो इस टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई 2020 में, उस पर भी किस पर फोकस किया गया है, नेटिव लैंग्वेज पर फोकस किया गया है कि 5 इयर्स तक मतलब जो बच्चे हैं उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में ही करें। इससे क्या होगा, जो ब्रेन है उसका, बच्चे का जो ब्रेन है वो क्या होगा, डेवलप होगा। ओके, और वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी क्या कर पाएगा, गैप्स कर पाएगा। तो देखिए इसी के चलते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो 8 लैंग्वेज की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं, उसमें से जो हमारा 8 स्केड्यूल है उस क्या बात करता है, लैंग्वेज की बात करता है। उसमें टोटल कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस हैं जिसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंडिया की कोई भी आप कह सकते हैं कि नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, यहाँ पे इंडिया की कोई भी, हम हिंदी को कहते हैं बट हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब इसी के चलते आप कह सकते हैं लैंग्वेज की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसी के चलते यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेटिव लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर टंग डे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर हम हमारी मदर टंग में ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, हमारी जो एजुकेशन होती है फॉर एग्जाम्पल XYZ वो मदर टंग में होती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज में होती है, तो उससे क्या होता है, चीज़ों को हम जल्दी गैप्स कर पाते हैं। गैप्स कर पाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेन होगा उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज डे और मदर टंग डे इस तरीके की चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी जो हमारी NPI नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी कहा गया है कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर आपको क्या करना है, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोकल लैंग्वेज में भी क्या हो, अवेलेबल हो, नॉट ओनली इन हिंदी और इंग्लिश। लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जा रही है। ओके, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, हर एक चीज़ इसमें आ गई, हिंदी और इंग्लिश में आ गई, मोस्टली आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में आ गई। ओके, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है वो अंडरमाइन हो रही है। अब लोकल लैंग्वेज को हमें क्या करना है, जो ये धीरे धीरे हमारी जो लोकल लैंग्वेज खत्म हो रही है उसे हमें प्रिजर्व करना है। और ये जो प्रिजर्वेशन है इसके लिए कौन सा आर्टिकल आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 29 एंड 30। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, उसके लिए आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 29 एंड 30। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहाँ पर जो आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 343 क्या कहता है, आर्टिकल 343 कहता है कि हमारी कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि ये डिमांड की गई थी आर्टिकल 343 में कि हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। बट यहाँ पर हमने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी क्या कह सकते हैं आप, लोकल लैंग्वेजेस भी हैं, जिसके तहत क्या होंगी, जो अगर हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं तो जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें यहाँ पर क्या होगा, उनके साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं उसका जो प्रमोशन है उसके प्रमोशन में हिंडर होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है। तो आर्टिकल 343 क्या कहता है, आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द इंटरनेशनल फोरम ऑफ इंडियन न्यूमरल्स विल बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो इसमें ये कहा जाता है कि आपको क्या करना है, हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, बट यहाँ पे इसको नहीं बनाया गया है ना। ये 15 ईयर्स तक ऐसा चला था कि 15 ईयर्स तक शायद अगर हम इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं तो इंडिया क्या हो जाएगा, एक साथ यूनाइट हो जाएगा, बट उसके बाद इसको यहाँ पर हटा दिया गया था। तो आई होप आपको यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड सारी चीज़ें
क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये कंटिन्यूसली ये जो इशू है वो आपकी न्यूज़ में बना रहेगा। कौन सा है ये? जो अभी यहाँ पर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राहुल गांधी जी, उनका यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया कि अ डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉ वॉरफेयर। लॉ फेयर क्या है? यहाँ पर लॉ का यूज़ किया जा रहा है किसके लिए? वॉरफेयर के लिए। आपको यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लॉ का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं वॉरफेयर के लिए। वॉरफेयर यहाँ पे कैसा हो जाता है, जैसे कि अपोजिशन जो पार्टी उसको टारगेट करना, पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल फिगर है ना, XYZ पर्सन है, उसको यहाँ पर उसकी जो वॉइस है उसको सप्रेस करना, उसको डिफेम करना, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लॉ का यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, या किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूशन को सप्रेस करने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके अब देखिए लॉ का किस तरीके, अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं लॉ से रिलेटेड। क्या होती है? एक होती है प्रोसेस, ओके, एक होती है प्रोसेस और दूसरी होती है हमारी पनिशमेंट। ठीक है, अब प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो डिस्क्वालिफिकेशन डिफेमेशन का जो पूरा केस हुआ राहुल गांधी जी के साथ, अब इसकी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो केस हुआ था वो कहाँ, कर्नाटका से हुआ था। पिटीशन यहाँ पे कर्नाटका से डाला था, सुनवाई इसकी यहाँ पे जो कन्विक्शन वगैरह हुआ सूरत में हुआ। ओके बीच में ये जो केस था वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे स्टॉप था। जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे मतलब कि जिसने यहाँ पे लिटिगेशन जो PIL डाली थी जिसने यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉपेज लगा दी कि हमें थोड़े इसमें वक्त चाहिए। बट आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्शन भी आ रहा है 2024 में, बट यहाँ पे जो एक तरीके से आपने देखा सडनली कितना ज़्यादा मतलब कि ये केस में स्पीड अप हुआ, सारी चीज़ें हो गई और उन्हें 2 इयर्स का यहाँ पे कन्विक्शन भी दे दिया गया। ओके और 2 इयर्स का कन्विक्शन के बाद यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया। तो मतलब आप देख रहे हैं कि प्रोसेस यहाँ पर कैसे, पहले तो यहाँ पे उनको PIL डाली गई, उनके अगेंस्ट में लिटिगेशन डाली गया। ओके अब इसमें जब यहाँ पे लिटिगेशन गया, फिर सूरत से यहाँ पे क्या हुआ, इनकी सुनवाई वगैरह हुई, कन्विक्शन रेट यहाँ पे दिया गया। बीच में ये थोड़ा स्टॉप था, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कितनी जल्दी ये पूरा केस यहाँ पर हुआ। तो एक पहली बात आ जाती है क्या, प्रोसेस। अब पनिशमेंट आती है, पनिशमेंट तो यहाँ पे लॉज के थ्रू ही दिया जाएगा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, हमने यहाँ पे जो कन्वेंशंस बना कर रखे हैं उसके थ्रू ही दिया जाएगा। तो पनिशमेंट मिली है किसके थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू। जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 के थ्रू उन्हें क्या मिली है, यहाँ पर पनिशमेंट मिली है, जो कि क्या कहता है कि डिफेमेशन जो है उसमें यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी पनिशमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, 2 इयर्स होनी चाहिए। और जो 2 इयर्स होता है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है ना, किसमें, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही जो डिफेमेशन मतलब 2 इयर्स का है ये होता है। तो देखिए इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया, इस आर्टिकल में ये जो पनिशमेंट है, ये जो लॉ है, इस पर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि ऐसा लॉ क्यों है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया है। इस आर्टिकल में ये जो लॉ है, ये जो पनिशमेंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है आपका, इस पर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया। क्वेश्चन कहाँ उठाया, प्रोसेस में। क्वेश्चन क्या उठाया गया है, प्रोसेस में उठाया गया कि प्रोसेस में मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोसेस में ऐसा क्वेश्चन उठाएगा कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे है, यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर्स और जो अदर इलेक्शन मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट करने की यहाँ पे बात करती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उनकी अपॉइंटमेंट की, उस पर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे क्यों की जा रही है। ये हमारा लॉ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। क्वेश्चन कहाँ उठता है, उनकी जो प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे क्या करती है, किसी मेंबर को यहाँ पर अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस पर उठ रहा है, प्रोसेस पे, ना कि यहाँ पर जो हमारा लॉ है उस पर। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि लॉ का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है वॉरफेयर के लिए। ओके अब इसमें जो डिफेमेशन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिफेमेशन क्या हो जाती है, एक तरीके से कंट्री की एक चॉइस हो जाती है। अगर हम अदर कंट्रीज़ में देखें, UK एंड US में, तो जो डिफेमेशन है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। बट इंडिया में स्टिल इट इज़ एग्जिस्टिंग, इंडिया में अभी भी ये जो डिफेमेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके अब इसमें देखिए डिफेमेशन की बात करें, अब इस आर्टिकल में पूरा यही आ गया है जो हमने लिली थॉमस केस के बारे में पढ़ा है, जिसमें पब्लिक लिटिगेशन गया था, जिसमें यहाँ पर ये कहा था लिली थॉमस केस में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसका जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है उस पर यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया था, जिसको यहाँ पे फिर क्या कर दिया गया था, नल एंड वॉइड कर दिया गया था। ओके अब इसमें देखिए
बस यही कहा जा रहा है कि जो लॉ है उसका यूज़ किया जा रहा है किस लिए, वॉरफेयर के लिए। अब जो ये लॉ है एक तरीके से जो डिफेमेशन है, ये जो डिफेमेशन केस है वो क्या करता है, किसी भी पर्सन की जो वॉइस है उसको यहाँ पर कर्टेल करने की कोशिश करता है। जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको यहाँ पे क्या करता है, सप्रेस करने की बात करता है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बॉडी है, कोई भी एक्सवाइजेड फिगर है, उसको यहाँ पे डिमिनिश करने की क्या करता है, कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर जो यूके यूएस है हमने यहाँ पे देखा, जो डिफेमेशन है उसको यहाँ पे, डिफेमेशन लॉ है इसको यहाँ पर हटा दिया गया है, बट इंडिया में इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। ओके तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि किस तरीके से हम लॉ का यूज कर रहे हैं हमारे वॉरफेयर के लिए। ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज द नीड फॉर सेक्टर स्पेसिफिक सेफगार्ड इज टेक एक्ट। यहाँ पर एक बिल आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में आया, और ये भी यहाँ पर आफ्टर 5 years ऑफ डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन ऑन अ फ्रेमवर्क ऑफ सेफगार्ड सिटीजन की जो इन्फॉर्मेशन है जिसका जो मिसयूज होता है, अनऑथोराइज जो एक्सेस होती है, इस पर यहाँ पे 5 years तक क्या हुआ, पूरा डिस्कशन हुआ है, डेलिब्रेशन हुआ है। उसके बाद जाकर यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा पर्सनल बिल 2022 में ये बिल आया। ओके अब इसमें, इस बिल में अगर हम बात करें ये बिल आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर हम देखें तो इंडिया की जो डिजिटल इकॉनमी है वो रीच होने वाली है यहाँ पर सेटअप टू रीच अ वूपिंग $1 trillion बाय 2026। 2026 तक यहाँ पर जो हमारी डिजिटल इकॉनमी है वो कितनी हो जाएगी, $1 trillion हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिजिटल इकॉनमी की। डिजिटल इकॉनमी की मतलब हम यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग हो, सोशलाइजिंग हो, एजुकेशन की बात करें या फिर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की बात करते हैं, हर एक चीज़ में हम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही आप कह सकते हैं मैसिव अमाउंट में जो हमारा पर्सनल डेटा होता है वो जनरेट होता है। ओके अब इस डेटा की यहाँ पे प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है, इसी के चलते यहाँ पर हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया 2022 में, जो कि बात करता है किसकी, फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड सिटीजंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिस यूजेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस, इवन एज अ बिल आउटलाइन सिटीजंस राइट्स ओवर देयर पर्सनल डेटा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा कलेक्टर्स। इट लेक्स स्पेसिफिसिटी in certain clauses such as interaction with sectoral data protection regulation। अब इस बिल में यहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि आपको क्या दिख रही है, कमी दिख रही है। कहाँ पर कमी दिख रही है, जो हमारा सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, सेक्टोरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, इस पर यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देने को मिल रहा है। कैसे कि अगर हम सेक्टोरल डेटा की बात करते हैं, सेक्टोरल डेटा में हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जो रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो डायरेक्ट करता है किस तरीके से जो हमारी पेमेंट होती है, सारी चीज़ों का यहाँ पे वो पूरा डेटा कलेक्ट करके रखते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और हेल्थ मैनेजमेंट डेटा पॉलिसी है यहाँ पर, जो कि मतलब पूरा जो डेटा होता है हमारा उसको यहाँ पे कलेक्ट करके रखती है। और यहाँ पर उन्होंने जितने भी आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्रीज के जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पर साथ में आए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा जो रेगुलेशन है अपने लिए लेकर आए। तो देखिए यहाँ पे कहा है, इन इंडिया वी ऑलरेडी हैव सेक्टोरल रेगुलेशन रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट डेटा एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। दीज आर दी रिजल्ट्स ऑफ एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसल्टेशन एंड एक्सपर्ट इनपुट्स। तो ये जो हम डेटा लेकर आए, जो रेगुलेशंस ये हमारे पास हैं अभी सेक्टोरल रेगुलेशन के लिए, उस पर यहाँ पर हमारा बहुत ही एक्सटेंसिव इंडस्ट्री कंसल्टेशन हुआ है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इनपुट यहाँ पर लगा है। ओके अब ये जो इनपुट्स हैं, अब ये जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंसल्टेशंस हैं, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे डीपी जो हमारा इस टाइम पे डीपी जो है बिल जो है, इसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये थोड़ा कन्फ्लिक्ट कर रहा है। करंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो करंट ड्राफ्ट है, अभी एक्ट नहीं बना, ये अभी क्या है, बिल है, आपको याद रखना है। ये अभी एक्ट यहाँ पर नहीं बना है, आपको इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो इसका सेक्शन 29 है, इट स्टेट दैट प्रोविजंस ऑफ द बिल विल कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट क्रिएट एग्जम्पशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, बट इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट द बिल विल टेक प्रेसिडेंस। The first part allows the bill to fill in any regulatory gaps, but second part raises concern about sectoral regulation that may go beyond what the bill provides। अब इसमें ये जो हो रहा है, जो सेक्शन 29 है इस बिल का, सेक्शन 29 वो क्या कहता है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया है, मतलब उससे बिल को अलग ही रखा गया।
ओके यहाँ पर उस पर यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। बट अगर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट आता है तो उस टाइम पर जो बिल के यहाँ पे प्रोविजंस हैं, ये जो हमारा नया डिजिटल बिल आ रहा है, यहाँ पर जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके तो उस बिल के जो रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उसको यहाँ पर प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी के चलते यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए किस पर, सेक्टोरल रेगुलेशन पर। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, यूके में अगर हम देखें तो जो हमारा प्रोटेक्शन है, डेटा जो प्रोटेक्शन है, उसके लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क बना हुआ है। द ग्लोबल कम्युनिटी हैज अडॉप्टेड 2 मेजर अप्रोचेस टू रेगुलेट प्राइवेसी एंड प्रोटेक्ट data: comprehensive legislative and sector specific regulation, the European Union's general data protection regulation। तो यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जिसमें वो बहुत ही स्ट्रेंथन फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेगुलेशंस लेकर आए हैं, किसके लिए, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट इन हेल्थ केयर एंड द ग्रैम लीच बेली एक्ट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इज अ पैचवर्क ऑफ रेगुलेशंस टेलर्ड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर यूएस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ भी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी यहाँ पे ये 2 एक्ट हैं। हमें यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिलती है किसमें, जीडीपीआर में, जो आर्टिकल 19 है, जो हेल्थ केयर के, उसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बट स्टिल अमेरिका सेक्टोरल अप्रोच ऑफ डेटा प्रोटेक्टिंग हैज बीन डीम्ड फ्लॉड फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग इनकंसिस्टेंट प्रोटेक्शन, प्रॉब्लम इन इन्फोर्समेंट, ओवरलैपिंग एंड कॉन्ट्राडिक्शरी प्रोविजंस। अब यहाँ पे जो यूएस की जो बिल्स हैं, आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो एक्ट है, यहाँ पर थोड़ी यहाँ पे आपको फ्लॉज देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि जो इसकी इनकंसिस्टेंट प्रोटेक्शन डेटा को लेकर और इन्फोर्समेंट में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और यहाँ पे थोड़ी ओवरलैपिंग भी मिलती है, प्रोविजंस में यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब इसी के चलते यहाँ पे होता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लॉ लेकर आने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जो सेक्टोरल रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, और अगर हम कुछ यहाँ पे न्यू रूल्स लेकर आते हैं, क्यों रेगुलेशंस लेकर आते हैं, तो जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेशंस हैं, है ना, उनको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने में क्या होगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो इसमें यही कहा जा रहा है कि द DP bill therefore must serve as a minimum layer of protection with sectoral regulation having the ability to build on these protection। यहाँ पर हमारे जो इस टाइम पे existing sectoral regulations हैं वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए यहाँ पे ये जो बिल आ रहा है उसको यहाँ पे ये करना होगा कि क्या करें, सिर्फ वो मिनिमम लेयर ऑफ यहाँ पर प्रोटेक्शन हो। ज़्यादा आप इसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत करिए कि ये जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो इतने अच्छे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको यहाँ पे क्या करें, कर्टेल करें, उसके साथ यहाँ कॉन्फ्लिक्ट में आए। तो इस बिल में यही कहा जा रहा है कि हमें क्या जरूरत है कि must serve as a minimum layer of protection with sectoral regulators having the ability to build on these protection। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे इस आर्टिकल से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा व्हाट डज मुस्लिम पर्सनल लॉ सेज ऑन इनहेरिटेंस। यहाँ पर बात की जा रही है किसमें, मुस्लिम पर्सनल लॉज में जो इनहेरिटेंस का प्रोविजंस है उसके बारे में। ओके अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में बात करें इनहेरिटेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको ये थोड़ा याद रखने इतना ज़्यादा इसमें एक्चुअली हुआ है कि जो केरला में मुस्लिम कपल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, उन्होंने अपने आप को किसके अंदर रजिस्टर्ड किया, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर उन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया। अब क्यों किया, इसका रीज़न देखते हैं। तो मुस्लिम अगर हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो उसमें प्रिंसिपल है, आप कुरान की देखते हैं तो उसमें कुरान में एक प्रिंसिपल है, फॉर मैन देयर इज अ शेयर इन व्हाट देयर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स लीव, एंड फॉर वुमेन देयर इज अ शेयर इन व्हाट देयर पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव लीव्स वेदर इट इज लिटिल और टू मच, दीज आर ऑब्लिगेटरी शेयर्स। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं और जो आप कह सकते हैं जो आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो आपके लिए यहाँ पर क्या छोड़कर जाते हैं, तो उसमें यहाँ पे मैन और वेमेन को यहाँ पे क्या मिलती है, शेयर्स मिलते हैं। अगर हम मैन की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इसमें एक रूल है कि अगर यहाँ पर किसी भी प्लॉट में अगर मैन का कितना है पार्ट है, 100 मीटर पार्ट है, कि उसको 100 मीटर स्क्वायर का आपको यहाँ पे प्लॉट दिया जा रहा है, तो विमेन को कितना मिलेगा, उसका हाफ, मतलब कि 50 मीटर्स में से किसको मिलेगा, विमेन को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। मैन के लिए अगर 100 है तो विमेन के लिए यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा। तो ये प्रोविजन है। ओके यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई।
उसके बाद इसमें ये कहा जा रहा है कि ऑन मैरिज अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ द मैन हु सपोज टू बेयर द फैमिली एक्सपेंसेस। अब ऐसा मैन को यहाँ पे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पार्ट क्यों दिया गया है, इक्वल पार्ट यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है शादी के बाद जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली एक्सपेंसेस, रेसिडेंस, फूड का, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, जो भी यहाँ पे मेडिकल्स हैं, मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ, एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, सारी चीज़ें किसके ऊपर होती हैं यहाँ पे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैन के ऊपर होती है। इसलिए यहाँ पर उसको आप कह सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर मिलता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, इफ़ द हस्बैंड प्री डिक्रीज हिज वाइफ शी गेट्स 1/8 शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि शी गेट्स 1/8 ऑफ शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर हस्बैंड की या फिर फॉर एग्जांपल हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे क्या होता है कि जो विमेन है उसको क्या मिलेगी, उसकी प्रॉपर्टी का मतलब कि हस्बैंड की प्रॉपर्टी का कितना मिलेगा, 1/8 पार्ट मिलेगा। ठीक है, जब अगर उसके पास, उस कपल के पास यहाँ पर बच्चे होंगे तब, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/4 पार्ट मिलेगा। ओके, और यहाँ पर अगर ये भी प्रोविज़न है कि जो विमेन है सिर्फ आपकी सिर्फ ओनली डॉटर होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे XY कपल है, इनकी सिर्फ सिंगल डॉटर है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है कुछ भी, तो इनका जो पूरा यहाँ पे जो भी आप कह सकते हैं शेयर है वो किस पर जाएगा, ये सिंगल डॉटर के पास जाएगा। बट इसका कुछ जो पार्ट है वो जो इनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उसका 1/4 पार्ट जो है इनके क्लोज रिलेटिव्स के पास भी यहाँ पर जाता है, मतलब 2/3 जो पार्ट होता है वो जो प्रॉपर्टी का पार्ट होता है वो उनकी क्लोज रिलेटिव्स के पास भी जाता है। तो देखिए इसमें हमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें यही कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें ये इनहेरिटेंस में इसी चलते इन्होंने जो ये कपल्स हैं उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपने आप को स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है। अगर हम इसमें दो चीज़ को आप कह सकते हैं, अदर भी ऑप्शन है, अदर ऑप्शंस क्या है कि आप अपनी विल लेकर आ सकते हैं जिसको हम वसीयत कहते हैं, जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए 2 बेटे हैं, तो 2 बेटे में से हम इतना पार्ट मैं अपने पहले बेटे को देना चाहती हूँ, दूसरा पार्ट मैं अपने दूसरे बेटे को देना चाहते हैं, तो इस तरीके की विल आप बना सकते हैं। और दूसरी यहाँ पे क्या होती है, एक वसीयत, और दूसरी होती है विरासत। विरासत में आप विरासत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि एक हिबा होता है, हिबा में मतलब कि अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब आपके यहाँ पे जितने विल हो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सिर्फ एक ही बेटी है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर हो, मेरी बेटी के नाम पर हो, पूरी जो प्रॉपर्टी है, मैं किसी और XYZ पर्सन को नहीं देना चाहती। तो ये होती है विरासत, कि हमें विरासत में ये सारी चीज़ें मिली हैं, तो इस यहाँ पे मतलब आप लाइफ टाइम डोनर कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर क्या होता है कि पेरेंट्स की यहाँ पे डेथ हो जाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो प्रॉपर्टी का जो कुछ पार्ट होता है जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनके पास भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैमिली ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये प्रोविजंस के कारण यहाँ पे उन्होंने अपने आप को स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू यहाँ पे रजिस्टर किया, जिसके थ्रू उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो किसके पास जाए, उनकी डॉटर के पास ही रहे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस प्लान्स मोशन अगेंस्ट स्पीकर फॉर बायस। अब यहाँ पे जो कांग्रेस है वो प्लान कर रही है किसके अगेंस्ट में, कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए अगेंस्ट द स्पीकर। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है जो ये अदानी वाला केस हुआ है, उसी के चलते यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी वो डिमांड कर रही है कि आप क्या करिए, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को बनाइए जिसमें आपको अदानी जो इशू है इसको यहाँ पे एड्रेस करना होगा। अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, इज अ पार्लियामेंट्री मोशन विच इज मूव्ड इन लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेटिंग दैट they are no longer deemed to fit in to hold position or responsibility due to their inadequacy। तो इसमें ये होता है कि मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है जिसमें यहाँ पर जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनके अगेंस्ट में आता है लोकसभा में, जिसमें मतलब कि ऐसा होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उसको वो वहाँ पर अच्छी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट में जो अपोजिशन पार्टी है कुछ भी क्या कर सकते हैं, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ सकते हैं। इसका प्रोसीजर कैसा होता है, The motion of no confidence motion against the government can be introduced on the Lok Sabha under Rule 198। तो ये किसके उसमें आता है, अंडर रूल 198। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 75 भी क्या करता है, हमारा स्पेसिफाई करता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। इसलिए यहाँ पर अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे पूरा नहीं करते हैं, ड्यूटीज़ को यहाँ पे फुलफिल नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो इन दैट केस जो अपोजिशन होती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है कि मतलब हम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके ऊपर हमारा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इसके लिए यहाँ पर
जो ये नो कॉन्फिडेंस आता है, जो 50 मेंबर्स होने चाहिए, मतलब कि उस चीज़ को क्या करना चाहिए, जो मोशन है उस पर एग्री होने चाहिए। ओके, द स्पीकर देन once satisfied that the motion is in order will ask the house if the motion can be adopted। फिर वो हाउस को बुलाते हैं और स्पीकर को लगता है कि हाँ ये जो मोशन जो हो रहा है वो ऑर्डर में है, तो फिर यहाँ पर हाउस को बुलाया जाता है और ये मोशन को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, फिर वोटिंग वगैरह होती है और अगर वोट में यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिल गया तो पार्टी यहाँ पर रहती है, और अगर वोटिंग यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है। ओके, और इस टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी जो ऑफिस होती है, जो सीट होती है, उसको यहाँ पर खाली करना पड़ता है। तो आई होप आपको यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इंडिया टू होस्ट मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी एडवाइजर्स फ्रॉम SCOs कंट्रीज। अब यहाँ पे आज ही क्या है, वेडनेसडे है, तो यहाँ पे इंडिया क्या करने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की यहाँ पे मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है। आप सभी को पता है SCO किस टाइम पे जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। अब SCO हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई SCO, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज SCO का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि SCO में क्या है, पाकिस्तान है, चाइना है एंड रशिया, और तीनों कंट्रीज क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, क्या आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रशिया भी हमारा क्या एक तरीके से क्लोज हिस्टोरिकल एलायर है। चाइना के साथ भी क्या है हमारे रिलेशन है, आप कह सकते हैं कि अब जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन तो अच्छे नहीं हैं, हमारी इसमें दुश्मनी नहीं है ऐसी कुछ, हमारे यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बट जो हमारे रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ हमारे, और हम तुरंत ही क्या कर सकते हैं, चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है उसको यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है, अगर हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर चाइना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड हमारे साथ चल रहा है उसका, है ना। तो हम एक ही दिन में चाइना के साथ अपना ट्रेड तो खत्म नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ज़रूरत है, और एक दिन में ही हम कोई भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कोई भी इंडस्ट्री प्लांट्स को स्टैब्लिश नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे रशिया और चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान और चाइना आप सभी को पता है क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो जो SCO है इसमें ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं क्या है, इसकी मेंबर हैं। अगर हम G20 की बात करते हैं, G20 की भी प्रेसिडेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टाइम पे इंडिया के पास SCO और G20 दोनों की यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंसी है। अब G20 की अगर बात करें तो G20 में ज़्यादातर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पे इंडिया क्या है कि यहाँ पर देखिए रशिया और US के बीच में आप देख सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस टाइम पे, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो एक तरीके से ये वॉर किसके बीच में है, रशिया और पूरा वेस्ट के बीच में है। अब इंडिया को यहाँ पर क्या है, एक क्या बैलेंस बनाकर चलना होगा बिटवीन दीज टू कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज। यहाँ पे एक तरफ वेस्ट है और दूसरी तरफ रशिया है। ओके, अब यहाँ पे दोनों कंट्रीज क्या है, कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज है इस टाइम पर, आप देख रहे हैं। इवन आप कोल्ड वॉर के एरा से देखते आ रहे हैं कि ये दोनों कंट्रीज हमेशा कन्फ्लिक्ट में रहे। अब इंडिया को क्या है, इंडिया के कुछ यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट भी हैं, तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है बिटवीन दीज टू कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज की। हम यहाँ पे क्या बैलेंस अप्रोच लेकर आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए G20 है उतना ही इंपॉर्टेंट, मतलब उससे आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हमारे लिए SCO हो जाता है। तो SCO के बारे में हम देखते हैं, ये क्या है, इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब क्रिएट हुआ था, 2001 में। SCO चार्टर वॉज साइंड इन 2002 एंड एंटर्ड इनटू द फोर्स 2003। ऑब्जेक्टिव्स क्या है SCO के, तो स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट। अब ये SCO बना कैसे था, इसकी अगर हम बात करें तो जब यहाँ पर सोवियत यूनियन का यहाँ पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे नेशंस बने थे, तो यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया आप कह सकते हैं जिसको, तो ये जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर उनकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना हो, उनके बीच में यहाँ पर क्या हो, आप कह सकते हैं कि हमें देखिए कॉपरेशन हो, पॉलिटिकल, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ में। तो इन सारी चीज़ों को उस रीजन में क्या हो, पीस हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, उसको इंश्योर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे क्या किया गया था, बनाया गया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली। यहाँ पे टोटल 9 मेंबर्स है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान को अभी यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हैं अभी मतलब इन्होंने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, और 2017 में मतलब कि ईरान को यहाँ पे क्या मिली, मेंबरशिप यहाँ पर मिली है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे SCO से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज यहाँ पे क्या, पुअर क्वालिटी ड्रग्स गवर्नमेंट कैंसल्स लाइसेंस ऑफ 18 फार्मा फाइबर। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने गैम्बिया का केस देखा था,
है ना। और यहाँ पर हमने गैम्बिया के साथ साथ उज्बेकिस्तान में भी कुछ केसेस देखे कि जो हमारा कफ सिरप है वहाँ पे हमने प्रोपिलीन और ग्लाइकोलिन के यहाँ पे जो अमाउंट है वो ज़्यादा पाए गए, जिसके कारण यहाँ पे जो बच्चों की है बहुत ज़्यादा डेथ हुई। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि केसेस सामने आए। तो इसी के चलते यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और जो 18 फार्मर्स हैं फाइबर्स हैं उनका जो लाइसेंस है उसको यहाँ पर क्या किया, कैंसिल किया। ओके, अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया क्या है, एक वर्ल्ड की फार्मेसी बना हुआ है। इवन ब्राज़ील ने कोविड के टाइम पर भी यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड की थी, बहुत सारी वेरियस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया था, जिसके कारण यहाँ पे ब्राज़ील ने क्या था कि इंडिया क्या है इस टाइम पे वर्ल्ड की फार्मेसी हमें बनना है। ओके, यहाँ पे जो हम फार्म्स हैं, जो मेडिसिन हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अब इससे क्या होता है, अगर हम देखते हैं इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स क्यों होते हैं, अगर हम देखें इस तरीके की जो इंसिडेंसेस हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वो क्यों होते हैं। पहला तो एक हो जाता है हमारा क्या, क्वालिटी चेक। ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट को कम करने के लिए, कॉस्ट को यहाँ पर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारी जो क्वालिटी होती है उसको साथ हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए हमें ये जो इंसिडेंसेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सेकेंड, यहाँ पे क्वालिटी चेक नहीं होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट तो बना लिया, बस उस प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वालिटी चेक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी मेडिसिन को, यहाँ पर किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है उसकी जो मेडिसिन उसको यहाँ पे जब सर्टिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सर्टिफिकेशन यहाँ पे क्या है, लीनेज है ना, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, नेक्सस है। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो इंसिडेंसेस है, पहला तो आप कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और सेकंड यहाँ पर आ जाता है क्या, क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक सही से नहीं होता, जिसके कारण यहाँ पर इस तरीके के जो इंसिडेंसेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अब ये जो इस तरीके के अगर इंसिडेंट्स होंगे इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि इस टाइम पर हम जो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो मेडिसिन हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक जो ट्रस्ट डेफिशिएट है वो क्रिएट होगा। ट्रस्ट डेफिशिएट होगा, इस मतलब कि जो किसी भी कंट्री के यहाँ पे अगर इस तरीके के जो केसेस ज़्यादा आते रहेंगे तो कंट्री की जो इमेज है वो क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ पे डाउन होगी। ओके, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो कंपनी की इमेज यहाँ पे डाउन हुई, यहाँ पे जो हमारा ट्रस्ट डेफिशिएट है किसी कंट्री के साथ जो है वो बिल्ड किया है वो यहाँ पर डाउन होगा। जो हमारे रिलेशंस हैं कंट्रीज़ के साथ में उस पर भी क्या करेंगे, इफेक्ट डालेगा। ओके, इसके साथ साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कम होगा। अगर ये सारी चीज़ें होती तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी क्या होगा, हमारा कम होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करी। अब इसी के चलते यहाँ पे पूरी ये इन्वेस्टिगेशन हुई और इसमें यहाँ पर टोटल 203 मतलब 203 फार्मा जो कंपनीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें यहाँ पे 76 कंपनीज़ पर अभी एक्शन लिया गया है। और इस ड्राइव में यहाँ पर मतलब कि 18 जो कंपनीज़ हैं, फार्म्स थे, उनका जो लाइसेंस है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, स्टूडेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज़ बी गिवन प्रॉपर केयर, NCPCR। यहाँ पे NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उन्होंने ये कहा जो स्टूडेंट्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको प्रॉपर केयर की ज़रूरत है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स के डायबिटीज़ होता है, एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 1 होता है जो जेनेटिकली यहाँ पे आपके पास मतलब कि कह सकते हैं डायबिटीज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में मदर को या फिर किसी फादर को क्या हो, डायबिटीज़ रही हो, या फिर फैमिली में किसी भी आपके XYZ को यहाँ पे डायबिटीज़ रहा हो और जेनेटिकली वो क्या हो, आप पर आ गया हो, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है कि मतलब फैमिली में किसी को कभी कुछ नहीं रहा, बट उसके बाद यहाँ पर आपका जो डाइट है ना, डाइट के कारण और जो आपका कह सकते हैं कि आप जिस तरीके से रहते हैं, खाते हैं, पीते उठते हैं, उसके कारण आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो अच्छे से क्या कर रहा हो, उसका फॉर्मेशन अच्छे से ना हो रहा हो, ना बन रहा हो, और इसके कारण यहाँ पे इंसुलिन जब अच्छे से वर्क नहीं करता उसके कारण जो डायबिटीज़ होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। दोनों में चीज़ एक ही है, डायबिटीज़ में मतलब दोनों में एक ही चीज़ आती है, बट यहाँ पर हमने देखा कि टाइप 1 जो होता है वो जेनेटिकली आपको ट्रांसफ़र होता है। इवन अगर मदर को यहाँ पे डायबिटीज़ है तो वूम में आप देख सकते हैं जो इन्फेंट होता है उसको भी डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो NCPCR है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने ये लिखा कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ के यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर मतलब की केयर की ज़रूरत है और उनको एक प्रॉपर मतलब कि स्पेशल यहाँ पर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे क्या कि देखिए
इसको इसलिए यहाँ पे जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो देखिए, इन हिज लेटर द NCPCR सेड इट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द petitions of received from parents of the children diagnosed with juvenile diabetes or T1D in the country. T1D is diagnosed in childhood and adolescence as a condition द पेनक्रियास प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब या तो चाइल्डहुड में हम देखें या फिर जब हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, एडोलेसेंस की स्टेज पर आते हैं, तो जो पेनक्रियास होता है वो थोड़ा मतलब कि या तो पूरा ही इंसुलिन वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और या फिर थोड़ा थोड़ा वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो इसी के चलते यहाँ पे बात की गई कि किस तरीके से हम उनको प्रॉपर केयर हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। अभी पेनक्रियास कहाँ से निकलता है आपको याद रखने की जरूरत है। जो पेनक्रियास होता है वो क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और ये जो इंसुलिन ये क्या है, एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, ग्लूकोज होता है, उसको यहाँ पर क्या करता है, उसको डिटरमाइन करता है। ओके, अब देखिए NCPCR के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये कब आया था, 2005 में आया था। इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंडर में है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें चाइल्ड को कैसा डिफाइन किया गया, 0 to 18 ईयर्स की एज ग्रुप के बारे में, ठीक है। इसका एम क्या है, टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन हार्मनी विद द चाइल्ड राइट perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child। तो मतलब यहाँ पे इसका जो एम है वो क्या कर रहा है, जितनी भी हमारी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम है, लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स हैं, वो किसकी हार्मनी में हो, चाइल्ड की जो राइट्स है उसके पर्सपेक्टिव में हो, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और UN की कन्वेंशन में भी जो हमारे राइट्स हैं चिल्ड्रन के, उसको इंश्राइन किया गया है। कंपोजिशन की बात करें तो दिस कमीशन हैज अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी विमेन। तो इसमें यहाँ पर मेनली जो 6 मेंबर्स हैं और उस 6 में से एटलीस्ट जो 2 मेंबर्स हैं वो विमेन होनी चाहिए। ऑल द अपॉइंटमेंट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है। इस कमीशन में आप 65 ईयर्स तक मतलब क्या कर सकते हैं, चेयर कर सकते हैं। ओके, और अदर पर्सन के लिए 60 ईयर्स तक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नाउ इंडिया टू एस्टिमेट DB बर्डन यूजिंग ओन सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा टारगेट है, अगर हम वर्ल्ड का टारगेट देखते हैं तो TB को एलिमिनेट करने की बात की गई कि 2030 तक हम क्या करेंगे, TB को वर्ल्ड से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, एंड कर देंगे। और इंडिया ने यहाँ पे क्या टारगेट रखा है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, इंडिया से जो TB है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ओके, ये इंडिया का टारगेट है। इसी के चलते यहाँ पर हमने क्या चलाया है, प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान भी चलाया है, आप सभी को ये पता है, ठीक है, जिसमें हमने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक जो हमारा TB है, इंडिया में जो TB है उसको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो TB से रिलेटेड पूरा जो डेटा होता था वो कौन यहाँ पे रिलीज करता था, वर्ल्ड बैंक करता था, सॉरी WHO करता था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे अब इंडिया ने ये कहा कि ये जो पूरा डेटा है, जो डेटा सिस्टम है, अब वो क्या करेगा, इंडिया खुद एस्टिमेट करेगा। तो देखिए, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एस्टिमेट द ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन कंट्री एंड लॉन्च इट्स ओन mathematical system to estimate disease burden. It has opted to stay away from the global estimate drawn from each year by the WHO. The Health Ministry noted that as per this data, the global TB reduces number stand at 11%, while the reduction in TB cases in India is 18%. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया का, अगर हम वर्ल्ड डेटा की बात करें तो वर्ल्ड डेटा में जो हम TB रिडक्शन देखते हैं कितना 11% है, और अगर हम जो इंडिया का डेटा निकाला उसमें 18% हमने यहाँ पे रिडक्शन हमको मिला है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया क्या करेगा, अब खुद यहाँ पर अपना जो TB का जो डेटा है, उसका जो पूरा जो बर्डन है, उसको TB का जो डेटा उसको एस्टिमेट करेगा। तो ओके, तो TB से रिलेटेड यहाँ पे क्या है हमारा, प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान, TB मुक्त अभियान है, जिसमें यहाँ पर हमने टारगेट है कि 2025 तक हम इंडिया से जो TB उसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें TB से रिलेटेड क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। सॉरी, लास्ट में हमारे लिए एक और आर्टिकल है, यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, इंडिया अर्ज G20 मीट्स टू फाइंड अ वे टू रिड्यूस वाइडनिंग ट्रेड फाइनेंस गैप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड फाइनेंस गैप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे G20 की यहाँ पे मीट हुई है। तो इसमें देखिए क्या है, इंडिया इज पुशिंग फॉर ग्रेटर कॉपरेशन अमंग G20 मेंबर्स कंट्रीज इन एड्रेसिंग द ग्रोइंग शॉर्टफॉल इन ट्रेड फाइनेंसिंग। यहाँ पे ट्रेड फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इसमें कॉपरेशन की डिमांड की गई है। यहाँ पे जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने क्या एस्टिमेट किया है कि जो गैप है वो कितना हो चुका है,
2018 की अगर बात करें तो हमारा जो गैप था वो कितना था, 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। अब वो कितना हो चुका है, 2 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें एक फास्टर डिजिटलाइजेशन जो हम इस टाइम पे बढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ना होगा, ताकि ये जो कॉपरेशन है, जो ये फाइनेंशियल ट्रेड गैप हो रहा है, उसको हम जल्दी से क्या कर सकें, खत्म कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ओके, फाइनेंशियल गैप का मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये एक्स कंपनी है और ये वाई है, इससे मैंने कुछ भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो एक्स है इसने वाई से कुछ परचेस तो किया, बट उसका जो पूरा अमाउंट है आप कह सकते हैं वो यहाँ पर पूरा फुलफिल नहीं किया। तो इसी तरीके से ये है क्या, ट्रेड फाइनेंस गैप। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेड फाइनेंस गैप इज द अनमेट डिमांड्स फॉर ट्रेड फाइनेंस एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर ट्रेड फाइनेंस फंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब कि यहाँ पर आपने कुछ भी सामान लिया, बट उसके लिए आपको उसके पूरा जो पैसा है वो नहीं मिला है ना, जो फाइनेंस गैप है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड फाइनेंस गैप कहते हैं। ओके, तो इस आई होप आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इसी के चलते यहाँ पे इंडिया ने अर्ज किया है, G20 मीट बुलाई है कि हमें क्या करने की जरूरत है, जो ट्रेड फाइनेंस है इस पे ये जो गैप है उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। ओके, तो आई होप आपको अब सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। पीडीएफ के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज एनालिसिस, जहाँ पर आपको इस एनालिसिस की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।